नमस्कार, बार 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। राजपथ की शुरुआत करेंगे यूपी से जुड़ी हुई खबर के साथ। अशरफ की हत्या करने वाले लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन यूपी एसटीएफ को इनपुट मिला है कि नैनी जेल में बंद अतीक के गुर्गे इन तीनों की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में ही इन तीनों की हत्या करने की प्लानिंग की गई है। इसी को देखते हुए पुलिस ने इन तीनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया। साथ ही इन तीनों से अब सिर्फ पुलिस लाइन में पूछताछ होगी, इन्हें कहीं और बाहर नहीं ले जाया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, आप देखिए रिपोर्ट। अतीक मर्डर केस में फिर बढ़ी सनसनी। अतीक अशरफ के हत्यारों को मारने की प्लानिंग। यूपी एसटीएफ को मिले हैरान करने वाले इनपुट। पुलिस की मौजूदगी में हमले की है साजिश। अब शूटर्स से पुलिस लाइन में ही होगी पूछताछ। शूटर्स के आसपास सुरक्षा घेरा होगा और मजबूत। देखिए, अतीक अहमद की हत्या के बाद सियासी वार पलटवार का तो सिलसिला थम नहीं रहा, लेकिन अतीक जैसे दुर्दांत अपराधी के लिए कुछ लोगों का सम्मान भी निकलकर सामने आ रहा है। पटना में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अतीक के समर्थन में अतीक अमर रहे के नारे लगाए, तो सपा का भी प्रेम खुलकर सामने आ चुका है। अतीक के खास गुड्डू मुस्लिम के नाम से लखनऊ में किसान नेता देवेंद्र तिवारी को धमकी देते हुए 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। अतीक और अशरफ हत्याकांड में क्या कुछ हुआ आज दिन भर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नमाज पर अलर्ट। पटना में नारे। सपा का अतीक प्रेम। शाइस्ता का नया वीडियो। गुड्डू मुस्लिम के नाम से धमकी। हजार फोन नंबर बंद। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से भी घटनाएं इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद पहला शुक्रवार आज था, इसीलिए प्रयागराज समेत पूरे यूपी में पुलिस अलर्ट रही। मस्जिदों के बाहर ड्रोन से निगरानी होती रही। पुलिस, आरएएफ और पीएसी तैनात रही ताकि कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की खबर न आ सके। लेकिन पटना में अतीक के समर्थन में नारे लगे तो सपा के लिए अतीक प्रेम साफ तौर पर नजर आने लगा। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के 2 पुराने वीडियो सामने आए। एक वीडियो में वो असद के साथ नजर आ रही है, तो दूसरे में एक शादी समारोह में शिरकत करती नजर आई। गुड्डू मुस्लिम के नाम से लखनऊ के देवेंद्र तिवारी को धमकी मिली। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद सर्विलांस पर लगाए गए करीब 1000 फोन नंबर अचानक बंद हो गए। पटना में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग बाहर आए। उन्होंने अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने अतीक अहमद अमर रहे, शहीद अतीक अमर रहे के नारे लगाए। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार और पुलिस सबका हाथ है उसको मरवाने। उनकी शहादत बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है। क्या अतीक अहमद का समर्थन किसने लिया था? किसके समर्थन से आप न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहे थे? उस समय तो बड़ा अच्छा लगा था, मोहब्बत आपने किया था, और आज अतीक अहमद का नाम लेने वाले को गोली मारने की बात कर रहे हैं। तो जिसका समर्थन लिया उसको स्टेनगन, उसको क्या करिएगा? इसलिए वैसे तमाम बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछिए कि अतीक अहमद से गलबहियां मिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी, ये कौन सी राजनीतिक संस्कृति है कि समर्थन भी लिए हो और गाली भी दे रहे हो एक साथ?
अतीक के लिए प्रेम सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी में सपा के नेता आईपी सिंह ने अतीक अहमद की शान में स्वर्गीय और श्री लिखकर ट्वीट किया। साथ ही आईपी सिंह ने ट्वीट किया, ये अतीक अहमद की बेवा यानी शाइस्ता पर सरकारें जुल्म करना बंद करें। शाइस्ता परवीन के नए वीडियो सामने आए। एक वीडियो करीब 3 साल पहले का है, जिसमें वो अपने बेटे असद के साथ नजर आ रही है, तो दूसरे में एक शादी समारोह में शिरकत करती नजर आ रही है। वहीं लखनऊ में किसान नेता देवेंद्र तिवारी को गुड्डू मुस्लिम के नाम से धमकी मिली। चिट्ठी के जरिए 20 लाख रुपए की मांग की गई। तो अतीक की हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा कि आखिर हत्यारों के पास इतनी महंगी पिस्टल कहां से आई? जो लोग जंजीरों में बंधे थे, उन्हें गोली मार दी गई। 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे बरसरे इक़्तिदार जमात के हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से ये कैसा हुआ? और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया? 8-8 लाख की रकम किसने दिया? उमेश पाल के मर्डर के बाद पुलिस ने करीब 1000 फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। ये नंबर यूपी के अलग अलग जिलों के थे, लेकिन अब ये फोन नंबर अचानक बंद हो गए। पुलिस अब इसे लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये नंबर क्यों और कैसे बंद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, अतीक अहमद ने अपनी ताकत से, अपनी दहशत के बल पर अपराध के साथ साथ मजबूत आर्थिक तंत्र तैयार किया था। सिर्फ प्रयागराज, लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश तक अतीक का आर्थिक साम्राज्य फैला हुआ था। कैसे अतीक ने इतना मजबूत तंत्र तैयार किया और साबरमती जेल में कौन कौन से लोग अतीक से व्यापार के सिलसिले में मिलने आया करते थे या फिर जाया करते थे, कैसे अतीक ने होटल और रियल एस्टेट में पैसा लगाया, आप इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझिए। प्रयागराज में चलता था उसका ही सिक्का। दुश्मनों को उसने कभी न बख्शा। अतीक की डिक्शनरी में नहीं था रहम। हमेशा रहा कुख्यात, दिया जुल्म का साथ। बेखौफ था उसका अंदाज, सत्ता का रहा सर पर हाथ। यूपी से बाहर भी फैलाया काला कारोबार। काले पैसे को करता था व्हाइट। यूपी में उसका भौकाल था टाइट। आज खुलेगा माफिया का कच्चा चिट्ठा, जिसकी आंखों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिसकी आवाज सुनकर लोग थर थर कांपने लगते थे। उस अतीक अहमद ने अपनी इसी दहशत की बदौलत काला साम्राज्य खड़ा किया था। अतीक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर तो खूब चला, लेकिन लोग बताते हैं कि अभी अतीक की अवैध संपत्ति का 10% हिस्सा ही लोगों के सामने आया है। अतीक का साम्राज्य, अतीक का कैश लोभ और अतीक का काला साम्राज्य इतना बड़ा है कि कुबेर का खजाना भी शर्मिंदा हो जाएगा। बड़े बड़े धन पुरुष भी खुद को गरीबी रेखा के नीचे ही महसूस करने लगेंगे। धन्ना सेठ खुद को अमीर कहना बंद कर देंगे। रईस लोग एहसासे कमतरी से भर जाएंगे। जो लोग खुद को बहुत बड़ा धनवान मानते होंगे, वो भी मुफलिसी को महसूस करने लगेंगे। दरअसल अतीक का काला साम्राज्य सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था, बल्कि अतीक जहां जहां जिस जेल में रहा, उस शहर में उसे अपनी संपत्ति बना ली। अतीक अहमद नैनी जेल के अलावा बांदा, झांसी, ललितपुर और मैनपुरी की जेल में भी रहा। वो जहां रहता वहां अपनी दहशत की बदौलत अपना काला साम्राज्य बना लेता था। उस शहर के माफिया, उस शहर के धन्ना सेठ अतीक के सामने नतमस्तक हो जाते थे, लहलोट हो जाते थे। अतीक के सामने जुबान खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चांद बाबा और राज्यपाल की हत्या अतीक अहमद की दहशत को बिना कहे ही बयां करते थे। जो आदमी जेल के अंदर से चुनाव जीत जाता हो, जो आदमी जेल के अंदर लोगों की पिटाई कर देता था, जो आदमी सलाखों के अंदर से संपत्तियां बना लेता हो, जेल में ही लोगों का अपहरण करवा के अपने पास बुला लेता हो,
जिसके पास अकूत दौलत हो, गाड़ियों का काफिला हो, भला उसके सामने कौन अपनी जुबान खोले? कौन उसके जुल्म के खिलाफ गवाही दे? इतिहास की तारीखें गवाह है कि जब जब किसी ने अतीक के विरोध में आवाज बुलंद की है, उसका हाल बुरा ही हुआ है। जिसने अतीक के सामने एक्शन दिखाई है, उसे चलने लायक नहीं छोड़ा गया। जिसने अतीक पर उंगली उठाई है, उसका हाथ तोड़ दिया गया। जिसने अतीक के खिलाफ अदालतों का रुख किया, उसका अपहरण कर लिया गया। जिसने अतीक को आंख दिखाई, उसे मौत की नींद सुला दिया गया। और इसी खौफ के दम पर अतीक ने गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी संपत्ति बना ली। साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने यूपी से बाहर करीब 1500 करोड़ का निवेश किया। काली कमाई को सफेद करने के लिए अतीक ने दूसरे राज्यों में निवेश करना शुरू किया। उसने रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया। लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक के बुरे दिन चालू हो गए। उमेश मर्डर के बाद अतीक के साथी मददगार कारोबारियों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। अब पुलिस इन सभी कारोबारियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। अतीक अहमद ने जीतू और केतन के जरिए गुजरात में जमीनों में पैसा लगाया था। अहमदाबाद के नजीर बोरा और अली राजा के जरिए भी करोड़ों का निवेश किया था। पुलिस को जानकारी मिली है कि अतीक ने गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक निवेश कर रखा था। शुरुआती जांच में 1500 करोड़ से ज्यादा के निवेश की जानकारी मिली है। ये कीमत इससे ज्यादा भी हो सकती है। पुलिस जांच कर रही है। इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई जल्द हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब खबर गुजरात से। गुजरात के राजकोट से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। तस्वीर ऐसी है जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते। दरअसल यहाँ पर एक गांव में पति पत्नी ने पहले पूजा पाठ किया, फिर दोनों ने अपने सिर काटकर जान दे दी। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। ऐसी घटना से पूरा गांव अजीब सी दहशत में आ चुका है। हर तरफ अंधविश्वास को लेकर हुई इस घटना के बारे में बात की जा रही है। क्या कुछ हुआ था गांव में उस दिन, इस गांव में इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। पति पत्नी ने क्यों दे दी अपनी बलि? गिलोटिन से काटी गर्दन, सिर्फ सीधे हवन कुंड में गिरा। मौत के पीछे तांत्रिक, अंधविश्वास या कुछ और? अंधविश्वास की घटना से पूरे गांव में दहशत। मौत से पहले लिखकर छोड़ा सुसाइड नोट। गुजरात के राजकोट जिले में विंछिया तालुका में पति पत्नी ने अपनी बलि दे दी। दोनों ने हवन कुंड तैयार किया, पूजा पाठ किया और फिर गिलोटिन को रस्सी से बांधकर उसके नीचे अपनी गर्दन रख दी। दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। पत्नी का सिर सीधे हवन कुंड में गिरा और पति का सिर हवन कुंड से कुछ दूर जा गिरा। पुलिस को व्हाट्सएप स्टेटस से एक सुसाइड नोट मिला है, जिस पर लिखा था, जय भगवान, जय भोलेनाथ, हम दोनों अपने हाथों से अपनी जान दे रहे हैं। मेरे घर में हंसाबेन की तबीयत खराब रहती है। हमारे भाइयों, हमारे माँ बाप और हमारी बहनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए उनसे कोई पूछताछ न की जाए। हमारे सास ससुर ने भी कभी कुछ नहीं कहा, उनसे भी पूछताछ की जरूरत नहीं है। तुम तीनों भाई साथ में रहना और माँ बाप का ध्यान रखना। मेरे बेटे और बेटी का ध्यान भी रखना, उनकी शादी करवा देना। तुम तीनों भाई घर का ध्यान रखना, मुझे मेरे भाइयों पर भरोसा है। ખરેખર મારા સમાજમાં જે આજની જે ઘટના બની છે એ ખરેખર દુઃખદ છે. એમના પરિવારને અને એમના બંનેના દિવ્ય આત્માઓને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું. સાથે જ જે આ સમાજમાં બનાવ બન્યો છે એ ખરેખર એક ચિંતાનો વિષય છે. સમાજ માટે ખરેખર ચિંતાનો વિષય છે. શું કહેશો આવા બનાવને અટકાવવા માટે તમે? આવા બનાવને અટકાવવા માટે સામાજિક જનજાગૃતિ કરીએ છીએ. ઘણી વખત સમૂહ લગ્ન કરીએ છીએ, વ્યસન મુક્તિનું અભિયાન કરીએ છીએ, ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. પણ કાંઈક ને કાંઈક આ વસ્તુ કોઈ સગાવાલાને કે કોઈને પણ જાણ કર્યા વગર આ પગલું ભરી લેતા હોય ત્યારે આ વસ્તુ બનતી હોય છે. કોની પ્રેરણાથી આવું પગલું ભર્યું છે અને તમે શું રજૂઆત કરી? ખરેખર એના પરિવારજનોનું કહેવાનું તો એવું થાય છે કે આની પાછળ કોઈ નથી, છતાંય કોઈ તાંત્રિક કે કોઈ હોય તો હું રાજ્ય સરકારમાં વિનંતી કરું છું કે આ બાબતે કોઈ ઊંડાણભરી તપાસ કરે અને આના પરિવારજનોને ખરેખર સત્ય ઉજાગર થાય અને એને ન્યાય મળે. जिस खेत में पति पत्नी ने हवन किया, उस खेत में बनी झोपड़ी में शिवलिंग स्थापित किया गया था। पूजा भी की। त्रिफल को हवन कुंड के पास रखा गया था। साथ में अगरबत्ती भी जलाई गई।
इतना ही नहीं, प्रसाद भी वहाँ पर रखा था। एक देवता की तस्वीर और हाथ से मिट्टी से बनाई गई कोई देवता की मूर्ति को अबीर गुलाल के साथ माला पहनाई गई थी। पति पत्नी ने पुराने जमाने में बलि के लिए तैयार किए जाने वाले धारदार हथियार बनाए और उसको रस्सी से बांध दिया और उससे दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोगों से ये पता चला है कि वो कुछ तांत्रिक विधि या पूजा पाठ वगैरह भी वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके वो लोग पूजा पाठ भी करते थे, विधि भी कुछ मतलब करते थे। तो कल ये मालूम हुआ कि वहाँ पे दोनों के सिर कटे हुए पड़े हैं, जिसकी पूरी छानबीन करने से पता चला कि उनका जो है धड़ से सिर अलग हो गया है। और वहाँ जो यज्ञ विधि जहाँ शिवलिंग की स्थापना है वहाँ एक यज्ञ कुंड बनाया हुआ था और यज्ञ कुंड में पति पत्नी ने इस प्रकार से एक मशीनरी मतलब देसी वो गोठवनी की थी कि जिसके हिसाब से वो उसके ऊपर लेट गए और जैसे ही रस्सी खींचे तो ऊपर से वो एक धारदार ब्लेड जो है वो गिरे और उन दोनों का सिर कट के सीधा ही कुंड में गिर जाए। हेमूबाई और हंसाबेन अपने पिछले 12 साल का बेटा और 15 साल की बेटी छोड़ गए हैं। बेटे ने बताया, मम्मी पापा पिछले 3 साल से घर के पास खेत में शिवलिंग स्थापित कर पूजा कर रहे थे। मुझसे और मेरी बहन से कई बार पूजा करवाई गई थी। दिन में 2 बार सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे पूजा करवाते थे। हेमू भाई के पिता भोजा भाई मकवाना ने बताया कि वहाँ जो मैंने देखा वो आपको बता भी नहीं सकता। मैं वहीं गिर पड़ा और बेटे का सिर हाथ में लेकर रोने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो इसी साल होने हैं, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है। हालांकि चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ चुका है, जुबानी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चला है और सीधी जुबानी जंग शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच हो रही है। आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा था और मध्य प्रदेश की नौकरशाही पर भी सवाल खड़े किए थे। शिवराज सिंह जी विभिन्न घोषणाएं कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं घोषणाएं कर रहे हैं। मेरा साफ प्रश्न है कि 18 साल में आपने जो नहीं किया, आखिरी 5 महीनों में आप जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं इन घोषणाओं से। लाडली बहन, आपको लाडली बहन पिछले 18 साल में तो याद नहीं आई। चलिए 18 साल नहीं याद आई, 10 साल पहले नहीं याद आई, 5 साल पहले नहीं याद आई, 3 साल पहले नहीं याद आई, चुनाव के समय आपको याद आती है लाडली बहन। जो भी घोषणाएं हैं हमारे कर्मचारियों, शासकीय कर्मचारियों के प्रति, आज ये सब जो 18 साल में नहीं किया, 5 साल में मुझे सूझ रहा है। तो इससे तो बात स्पष्ट होती है कि ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी, ये तो मुझे पहले करना चाहिए था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि लोक सेवक को धमकाना उचित नहीं है। तो राहुल गांधी को घेरते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को गलती स्वीकार करके ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ क्या देख लेंगे, क्या ये भाषा उचित है? कमलनाथ के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें वो अधिकारियों के प्रति धमकी भरे लहजे वाले शब्द बोलते हुए सुनाई देते हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिर इंसान हैं, उनको धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। भाई वो भी इंसान है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही है। यहां तक के माननीय न्यायाधीश के बारे में भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अब आप एक तरफ कोर्ट में जाते हो, दूसरी तरफ कोर्ट के बारे में भी ऊटपटांग बोलते हो। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, तो सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, अगर मौत से आपका सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे।
इंसानी फितरत तो यही है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें गायों का झुंड भागता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन इन गायों को भगा रहा है। तो इन गायों को एक कुत्ता भगा रहा है, और भगा क्यों रहा है उसकी वजह भी आप जानिए। उसकी वजह यह है कि शेर गायों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। कुत्ता गायों को भगाते हुए, हाँकते हुए ले जा रहा था ताकि शेर उन पर हमला ना कर सके। दरअसल सीसीटीवी में दिख रही ये तस्वीरें, और इसके पीछे एक शेर सड़क पर टहल रहा है जो कि उनका गायों का शिकार करने के उद्देश्य से उनके पीछे आ रहा था। कुत्ता उसी शेर से गायों को बचाने के लिए उन्हें पीछे से भगाया जा रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। जब गाय को आगे, जब आप तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि जब गाय आगे भाग जाती है तो कुत्ता कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा होता है, और जैसे ही उसे शेर नजदीक आता दिखता है तो वो फिर आगे भाग जाता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक 23 लाख व्यूज मिल चुके हैं। और चलिए अब आपको उड़ीसा से सामने आई बेबसी की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपका दिल पसीज उठेगा। यह तस्वीर उड़ीसा के नाबरंगपुर की है, जहां पर अपनी पेंशन लेने के लिए एक बुजुर्ग महिला कुर्सी के सहारे बैंक जाते दिखाई देती है। 70 साल की महिला बीमार भी है, घुटनों के दर्द से परेशान भी है, लेकिन इनकी जिंदगी के लिए बैंक की पेंशन भी बहुत जरूरी है। ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इस महिला को इस कुर्सी के सहारे बैंक तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं महिला का कहना है कि उसके पास पेंशन लेने जाने का कोई साधन तक नहीं है। ऐसे में वो नंगे पांव ऐसे कुर्सी के सहारे अपनी पेंशन लेने के लिए जाती है। बुजुर्ग महिला का वीडियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शेयर किया, जिसके बाद एसबीआई ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। एसबीआई ने जानकारी दी कि बुजुर्ग को डोर स्टेप पेंशन डिलीवरी दी जाएगी। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की चामराजनगर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में इस दिग्गज नेता को टिकट दिया है। चामराजनगर सीट से कांग्रेस के वर्तमान विधायक सी पुतरंगा शेट्टी पिछले 3 बार लगातार विधायक रहे। इस बार इस सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बदला। इस बार अपने दिग्गज नेता वी सोमन्ना को मैदान में उतारा। वी सोमन्ना एक और सीट से लड़ रहे चुनाव। सीट का नाम है वरुणा विधानसभा सीट। वी सोमन्ना प्रदेश सरकार में मंत्री है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में इनका नाम शुमार है। चामराजनगर विधानसभा सीट पर अभी एक बीजेपी एक बार जीती है। बीजेपी ने 1999 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की। अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने सीट पर 6 बार जीत दर्ज की है।